Hello viewers, welcome to Knock TV. The new very beautiful poem that I am going to explain is The world is too much with us. इसका मतलब है हम दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं या दुनिया के साथ हमारी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत फर्स्ट ईयर की पोएम है। ये आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर, क्योंकि ये नेचर के बहुत करीब रहा है, कंट्री साइड में रहा है, गांव में रहा है, विलेजेस में रहा है, ले मैन कॉमन मैन के साथ उठता बैठता था, तो ही वॉज वेरी क्लोज टू नेचर। इसी पोएम को ये सोनेट है 40 लाइन का, इसमें भी ऐसी कुछ बात बताई गई है। बट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द टाइटल। फर्स्ट ऑफ ऑल, दी आपको पता है डेफिनेट आर्टिकल है, वर्ड दुनिया है, नाउन है, इज़ यहाँ लिंकिंग वर्ब है, टू मच यहाँ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, विद यहाँ प्रेपोजिशन है, अस यहाँ ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, क्योंकि ऑब्जेक्ट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो एवरी प्रेपोजिशन हैज़ इट्स ओन ऑब्जेक्ट। तो विद अस तो हो गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, टू मच हो गया एडजेक्टिव, और आया किसके लिए? ये वर्ड के लिए आया है, क्योंकि ये यहाँ टू मच जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है, क्योंकि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये सब्जेक्ट है वर्ड। और दुनिया तीन तरह की होती है, एक दुनिया जो गुजर चुकी है, एक जिसमें हम रह रहे हैं, एक जो आगे आएगी, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यहाँ ये दी वर्ड लगा रहा है, इसका मतलब खुद जहाँ पे रह रहा है ये। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में दो चीज़ें आती हैं, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है, एक नेचुरल लाइफ होती है, नेचुरलिज्म कह लें आप। मटेरियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, दो चीज़ों को आप फोकस करें। शायर कह रहा है कि हमने नेचुरलिज्म को छोड़ के मटेरियलिज्म की तरफ चले गए हैं, यानी कि हमारी पूरी मादी ज़िंदगी जो है ना उस पर हमने फोकस कर लिया है, हम नेचर को निकाल दिया हमने अंदर से। तो पहले आपको जानना होगा मटेरियल में क्या कुछ आता है। मटेरियल में आपकी मादी ज़रूरियात आती हैं, आपके घर बार आते हैं, फैक्ट्रियाँ आती हैं, कारोबार आते हैं, बिजनेस आते हैं, खेती बाड़ी आती है, और रस्म व रिवाज आते हैं, खुशियाँ गमियाँ आती हैं, महल्ले के मसले आते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो नेचुरल लाइफ है, नेचुरलिज्म है, उसमें क्या आता है? सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, बादल है, बारिश है, स्नोफॉल है, दरिया है, समंदर हैं, आबशारें हैं, फूल हैं, परिंदे हैं, कुदरती नज़ारे हैं। दीज आर नेचुरलिज्म। लेकिन हमने इसको छोड़ दिया है, हम सारे के सारे दुनिया के साथ जुड़ गए हैं। अब ज़रा आते हैं पोएम की तरफ, तो हम देखते हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून। पहली लाइन उसने टाइटल को उठा के लिख दिया है, इसका मतलब है हम दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। टू आता है नेगेटिव, टू नेगेटिव मतलब देता है, जब भी TW2 आएगा नेगेटिव मतलब होगा। जैसा एक सेंटेंस में बोलता हूँ, आप समझ जाएंगे। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ये मैंने TOO वाली है, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो नेगेटिव मतलब देता है। टू मच, बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, यानी हमने नेचर को छोड़ दिया है। शायर ये कह रहा है हमने, सिर्फ हमने नहीं छोड़ा, साथ कुछ और कहा है। उसने कहा लेट एंड सून, जो पहले गुजर चुके हैं। लेट कहते हैं मरहूम को भी कहते हैं, लेट गुजरे हुए को भी कहते हैं, पुराने को भी कहते हैं। जो लोग गुजर चुके हैं उन्होंने भी नेचर के, और जो लोग सून अभी आएंगे, बाद की बात कर रहा है, कह रहा है उन्होंने भी, दोनों नहीं, दोनों लोग जो है वो नेचर के साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड नहीं रहे, ये अपनी मादी ज़िंदगी के साथ जुड़ गए हैं। और लेट का मतलब जो गुजर चुके हैं, आपके सामने मिसालें हैं, हमारे सामने देखें, शद्दाद था, नमरूद था, फ़िरौन थे, या दूसरे थे, अबू लहब थे। इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली देखें तो मीर जाफ़र, मीर सादक जैसे लोग जो थे, और भी गद्दारों से हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है। ये सारे के सारे जो लेट हैं गुजर चुके हैं, अभी आएंगे ऐसे लोग, ऐसे दज्जाली जहन के लोग अभी आएंगे, और इन्हीं की बात कर रहा है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग, हमने क्या किया, और ये लोग जो आए और जो आने हैं वो क्या करते हैं? उन्होंने दो काम किए हैं जो आपकी बुक में बताए गए हैं। एक है गेटिंग एंड स्पेंडिंग, उन्होंने चीज़ हासिल की है और ख़र्च की है। हासिल क्या करना है, खर्च क्या करना है, ये बहुत ही एक्सप्लेनेबल वर्ड है, फ्रेज़ है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। गेट होता है टू गेट समथिंग, हासिल करना, obtain करना, क्या हासिल करना, पैसा हासिल करना, और साथ साथ शोहरत हासिल करना, साथ साथ पावर हासिल करना। तीन चीज़ों के पीछे दुनिया भाग रही है, पागल हुई फिरती है।
अब इसमें ज़्यादा जो है वो पैसे मनी हासिल करना, बाई हुक एंड बाई क्रुक। मनी कैसे आती है, कहाँ से आती है, नो मैटर, आनी चाहिए। तो यहाँ उसने कहा था कि जो चले गए हैं, जो आने वाले हैं, इनका एक काम है कि पैसे इकट्ठे करते हैं और उसको फिर खर्च करते हैं। अब इकट्ठे करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं, छोटे काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, कुछ तो अपना घर चलाने के लिए दिन रात काम करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ भी कुर्बान कर दी है, अपनी नींदें भी कुर्बान कर दी हैं, अपना जो एंटरटेनमेंट का टाइम था वो भी कुर्बान कर दिया है लोगों ने, और कमाने के लिए। क्यों? लग्जरी लाइफ हासिल, दे वांट टू गेट गाड़ी, कार, बंगला, घर बार, अच्छे कपड़े, ब्यूटी, जिसे कहते हैं फैशन की रेस, हर चीज़ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, गेट करते हैं। फिर उसने कहा स्पेंड करते हैं। स्पेंड कहाँ करना है? ज़ाहिर है खर्च भी करते हैं, शादी ब्याह पे खर्च होते हैं, रसूमात पे खर्च होता है, और उसके अलावा अपनी लग्जरी लाइफ पे खर्च होता है, उसके अलावा अपने बच्चों की तालीम पे खर्च होता है, अपनी ज़ाती पावर बनाने के लिए, अपना ज़ाती शोहरत हासिल करने के लिए खर्च होता है। ये सारा चीज़ें खर्च होती हैं। आगे ये वर्ड दोबारा आ रहे हैं, वहाँ जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से। वी ले वेस्ट आवर पावर्स। ले वेस्ट का मतलब होता है मुकम्मल तबाह कर दिया है। ले वेस्ट, ले वेस्ट इकट्ठा ही है, ये कंपाउंड वर्ड है, इसका मतलब है तबाह कर देना, ख़त्म कर देना, डिवेस्टेटेड, ज़ाया कर देना। हमने वी ले यहाँ वर्ब है, वेस्ट यहाँ नाउन है, लेकिन ये कंबाइन में आया है, इकट्ठा वर्ड आया है। इसका मतलब है वी ले वेस्ट, हमने मुकम्मल ख़त्म कर दिया है। क्या? आवर पावर्स, अपनी पावर्स, हमने अपनी पावर्स ख़त्म कर दी हैं। किसके लिए? ये काम करने के लिए, कमाने और उड़ाने के लिए। कमाने और उड़ाने के लिए पावर्स ख़त्म कर दी हैं। पावर्स को उसने प्लूरल लगाया है, इसका मतलब मेंटल पावर भी हो सकती है, फिज़िकल पावर भी है, दोनों पावर्स की बात कर रहा है। हमने अपनी फिज़िकल पावर दिन रात काम किया और मेंटल पावर सोचने समझने का काम किया, दोनों को लगा के जो हम काम कर रहे हैं वो हमने सारी की सारी पावर खर्च कर दी है गेटिंग और स्पेंडिंग में, कमाने और उड़ाने में। फिर साथ एक और कहा है लिटल वी सी, ये उसने साथ साथ हल्का सा टच दे दिया है। लिटल आपको पता है एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव आता है, लिटल की बात कर रहा हूँ, ये तीन तरह से यूज़ होता है, एक ए लिटल, एक दी लिटल, एक अकेला लिटल। ये अकेला लिटल है, ये नेगेटिव मतलब देता है, नहीं इसका मतलब है, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। लिटल वी सी, हम नहीं देखते, इन नेचर, नेचर में हम, वी डिड नॉट पीप इन टू द नेचर, हम नेचर में नहीं झांक कर देखते। वी आर नॉट रेडी टू गेट द रिक्रिएशन, टू गेट द लेयर फ्रॉम नेचर, हम नेचर से लेयर हासिल नहीं करना चाहते, नेचर से एंटरटेनमेंट नहीं लेना चाहते। यही कहा है कि लिटल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, जो कि हमारा असल में है, जो हमारी असल है, जो हमारा ओरिजिन है, उसको हमने छोड़ दिया है। आवर्स यहाँ प्रोनाउन है, प्रोनाउन की मैंने आपको एक वीडियो है मेरी, प्रोनाउन की 5 शक्लें, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, इस तरह वी, आवर, अस, आर्स, आवर सेल्व्स। तो यहाँ आर्स लगा है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, वो ओ यू आर आवर होता है, ये आर्स है, और ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। कहता है हम जो है, जो हमारा असल है, उसको हमने छोड़ दिया है, यानी कि हम नेचर की तरफ देखते ही नहीं है, हमने नेचर को इग्नोर कर दिया है। फिर एक और बात आ रही है, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। गिव अवे ये प्रेपोजिशनल वर्ब है, और अवे को लग किया जा सकता है अगर बाद में ऑब्जेक्ट आना हो तो। ऐसा ही यहाँ हुआ है, वी हैव गिवन अवे, हम दे चुके हैं। क्या दे चुके हैं? आवर हार्ट्स, अपने दिल। भी दिल तो एक होता है, हार्ट से याद हैं सोर्सेज एंड रिसोर्सेज, जो कुछ हमारे पास था, जो हमारी सलाहियतें थी, यहाँ मुराद है सलाहियतें, जो हमारी सलाहियतें हम उसको दे चुके हैं। किसको दी हमने सलाहियतों को? यानी आपने अपनी सलाहियतें ज़ाया कर दी हैं, ऐसे काम पे ज़ाया कर दी हैं जो काम गंदा था, और उस पे हमने अपनी सलाहियतें उजाड़ दी हैं। किसी अच्छे काम में लगाते तो अच्छी बात थी, आगे वो बात भी आ गई है, कहाँ हमने अपनी सलाहियतें उजाड़ी हैं, कहाँ हमने अपनी सलाहियतों को ख़त्म किया है। गेव अवे, गिवन अवे हार्ट्स, अपनी सारी की सारी सलाहियतें हमने दे दी हैं। किसको दे दी? इसको, सॉर्डेड बोन को। सॉर्डेड बोन बहुत ही एक्सप्लेनेबल वर्ड है, इसके अंदर डेप्थ ऑफ मीनिंग है। बेटे सॉर्डेड कहते हैं गलत, और बोन कहते हैं कोई चीज़ गलत, फेवर लेना, हमदर्दी लेना,
ब्लेसिंग लेना, रहमत लेना, किसी से फ़ायदा लेना, बून का मतलब सारे हैं ये। और सॉर्डेड मतलब होता है गलत तरीके से। देखें बेटे, बाज़ दफ़ा हम अपने फ़ायदे के लिए बड़े से बड़ा नुकसान कर देते हैं, किसी का बुरा कर देते हैं, अपना बुरा कर लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेते हैं तो अपना ही बुरा करते हैं ना, काम तो गलत कर रहे हैं आप। गो के आप खाने के लिए ले रहे हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन है तो गलत ना। इसी तरह यहाँ ये बात कर रहा है, सॉर्डेड बोन का मतलब है कि हमने गलत तरीके से जो चीज़ें हासिल की हैं, गलत तरीके से जो हमें, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ बैक पे ज़रा। रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में उनकी आमद से पहले, उनके ज़हूर से पहले की बात कर रहा हूँ। जो अरब थे, जो मक्कन थे, वो पेगन थे, वो बुत प्रस्त थे, बुतों की पूजा करते थे, खाने काबे में बुत रखे हुए थे, उनको चढ़ावे चढ़ाते थे। चढ़ावे क्यों चढ़ाते थे? इट वॉज अ डर्टी, ये डर्टी काम था, ये डर्टी काम था, उनको चढ़ावे चढ़ाना गलत था, सही नहीं था। दिस इज़ कॉल्ड सॉर्डेड। बून कहते हैं फ़ायदे के लिए। फ़ायदा क्या था उनको? वो कह रहे थे कि ये जो चढ़ावे चढ़ाते हैं हम, ये हमारे बिज़नेस की, हमारे तजारत की रखवाली करते हैं। ये जो भगवान जो हैं हमारे खुशहाली के ज़ामिन हैं। यही वजह थी कि हम ये खुशहाली का ज़ामिन बून है और चढ़ावे चढ़ाना सॉर्डेड है, यानी गलत तरीके से फेवर लेना। कह रहे हैं हमने अपनी पूरी की पूरी पावर, उसने कहा है, पूरे के पूरे हार्ट्स का है, यानी अपनी सलाहियतें सारी की सारी, अपनी मेंटल पावर, अपनी फिज़िकल पावर जो थी, वो अपनी लाइफ हमने सेक्रीफाइस कर दी। किसके लिए? सॉर्डेड बोन के लिए, गलत तरीके से फ़ायदे लेने के लिए। तो तरीका सही अपनाएं। सही तरीका यही था कि नेचर को इन्वॉल्व करें। अब यहाँ चल के आगे वो कह रहा है दिस सी दैट बेयर्स हर बुजम टू द मून। इस सेंटेंस में बताया गया है कि जो राइटर है वो कह रहा है कि जो नेचुरलिज्म है, यानी कि ब्यूटी ऑफ नेचर है, उसके बारे में है। देखें, समंदर जो है वो भी एक ब्यूटी ऑफ नेचर है, समंदर की मखलूक भी ब्यूटी ऑफ नेचर है, और उसके ऊपर पड़ने वाली रोशनी, खा वो मून की है या सन की है, खा स्टार्स की है, वो भी ब्यूटी ऑफ नेचर है। अब ये कह रहा है जब चांद की रोशनी समंदर के पानी के ऊपर पड़ती है तो पानी उसको वेलकम करता है, पानी उसको इग्नोर नहीं करता। हमने नेचर को इग्नोर किया है, समंदर ने उसको इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसने समुंदर की एक और तरह से तारीफ़ की है। उसने कहा था दिस सी, समुंदर ने, दैट बेयर्स, बेयर होता है नंगा करना, खोल देना, ओपन करना। कहता है इस समुंदर ने, देखें वर्ब लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लगी ना, बेयर्स, नंगा करता है, खोल देता है, क्या ओपन कर देता है, क्या? हर बुज़म, अपना छाती, अपना सीना, समुंदर अपना सीना खोल देता है। टू द मून, चांद के लिए। चांद की रोशनी जब पानी पे पड़ती है सी के अंदर, तो सी जो है उसको वेलकम करता है और अपना सीना खोल देता है। ये उसने एक, जिसे कहते हैं ना कि एक सिंबॉलिकल यूज़ किया है कि पानी जो है वो चांद को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, पेनिट्रेशन होने देता है। पानी के अंदर चांद की रोशनी आती है, चांद उतरता है। इसी चीज़ को उसने कहा था कि पानी अपना सीना खोल देता है। बेर के और मतलब भी होते हैं, जिससे मैं कहते हैं बेयर फुटेड, नंगे पाँव। फिर मैं कहता हूँ द ट्री वाज बेयर, दरख्त खाली था जिसके ऊपर कोई पत्ता नहीं था। बेयर का ये मतलब भी होता है, नेक्ड भी होता है, यानी सी ने अपना सीना खोल दिया है चांद की रोशनी के लिए। इतनी सी बात है। फिर वो कह रहा है द विंड्स, विंड्स उसने प्लूरल यूज़ किया है, हवाएं, दैट विल बी हॉलिंग, जो मेक अ नॉइज, हॉलिंग होता है टू मेक नॉइज, शोर मचाना, जो शोर मचाती चलती हैं, जब हवाएं चलती हैं उनमें शोर की आवाज़ होती है। हॉलिंग ऑल द आवर्स, हर वक्त। आवर्स का मतलब घंटा नहीं होता, इसका मतलब यहाँ मतलब है एवरी टाइम, हवाएं हर वक्त चलती हैं। देखें बेटे, हवाएं उसने प्लूरल लगाया है क्योंकि हवा एक जगह नहीं चलती। अगर लाहौर में चल रही है तो हो सकता है कल दिल्ली में चल रही हो, परसों लखनऊ में चल रही हो, कभी ढाका में चल रही हो, कभी अमेरिका में चल रही हो। हवाएं तो बंद नहीं होती। इसी तरह हवा भी एक नहीं होती। एक हवा समुंदर की तरफ से आती है, एक खुश्की की तरफ से आती है, एक पहाड़ों की तरफ से आती है, एक साउथ की तरफ से आती है, एक वेस्ट की तरफ से आती है, एक ईस्ट की तरफ से आती है।
तो हवाओं के कई नाम हैं। एक विनोइंग विंड है, जब उड़ाने के दिन आते हैं गंदम के या कटाई के दिन आते हैं, अल्लाह मियाँ खुद ही हवा चला देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विनोइंग विंड। हवा की टाइप्स होती हैं, उसने विंड यूज़ करके प्लूरल कर दिया, उसने कहा हवाएं चलती हैं दैट विल बी हॉलिंग, और शोर मचाती हैं, मेक और नॉइस करती हैं, हर वक्त चलती रहती हैं, उनमें ब्रेक नहीं आती। यहाँ ब्रेक आ गई किसी और जगह चल रही होगी, वहाँ ब्रेक आ गई किसी समुद्र में चल रही होगी। फिर हवाएं जब चलती हैं, फिर कहता है हवा जब बंद होती है, उसने लफ्ज़ लगाया अगला एंड अप गैदर्ड, और वो दोबारा इकट्ठी होती हैं। यानी हवा इकट्ठी हो जाती, फैली होती, चलने को फैलना होता है ना, हवा चलती फैल के, फिर वो क्लोज हो जाती है। अप गैदर का मतलब क्लोज होना, बंद होना। नाउ अब हवा बंद हो गई है, बिल्कुल ऐसे हवा बैठ गई है जिस तरह आगे उसने ना सिमली यूज़ की है, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। सिमली है लाइक के साथ, लाइक स्लीपिंग फ्लावर, जैसे फूल सबसे नाजुक तरीन होता है, मोस्ट सेंसिटिव फ्लावर। कहता है वो फूल सोए होते हैं बिल्कुल रात को, चूँकि रात को इनका जो सांस लेने का अमल है बंद हो जाता है पौधों का, तो वो कह रहा है स्लीपिंग फ्लावर, जैसे फूल सोए हुए हों, बिल्कुल मुरझाए हुए हों, उनकी गर्दनें नीचे झुकी हुई हों। तो कह रहा है ऐसे ही ये हवा फिर इकट्ठी हो जाती है, फिर सुकड़ के छोटी सी बन जाती है, जिस तरह फूल, जैसा कि फूल। ये सिमली यूज़ कर दी उसने। फॉर दिस, इसलिए, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, कहते हैं हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। यानी कि हम जो कहते हैं मटेरियलिज्म या मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ इतने अटैच है, हमारी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि हमें कोई ट्यून नहीं कर सकता, यानी हमें कोई उधर से हटाकर नेचर की तरफ नहीं ला सकता। ट्यून करने का मतलब होता है बेटे रिफ़्रेश करना। रिफ़्रेश करना मतलब है कि जिसे कहते हैं ना कि करेक्ट करना, ठीक करना, ये सारे मीनिंग लिखे मैंने। ट्यून करना, रिफ़्रेश करना और ठीक करना। ट्यून करना, आपने जब टीवी चलाते हैं उसको भी ट्यून करते हैं, नया नया अपडेट करना कह लें आप, अपडेट करना। तो कह रहा है हमें कोई अपडेट नहीं कर सकता, हमें कोई ट्यून नहीं कर सकता हम, क्योंकि हम इतने दुनिया के साथ दुनियादार बन चुके हैं, वर्ल्डली विजडम में हम इतना आगे जा चुके हैं कि नो बडी कैन डेयर टू ट्यून अस, हमें कोई ठीक करने की ज़रूरत नहीं कर सकता, हम ठीक होंगे नहीं। ये बेटे पहले उसने ट्यून तक जो था, ये पहले 8 लाइनें थी, और मैंने कहा था ना ये 14 लाइन का एक सोनेट है वर्ड्सवर्थ का। अब अगली 6 लाइनों में उसने मायूस हो गया राइटर, उसने कहा मैं दुनिया के साथ जुड़ के देख लिया है, लोग भी जुड़ रहे हैं, पहले लोग भी जुड़ रहे थे, अब भी लोग जुड़ रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, और दुनिया उनको क्या दिया है, दुनिया ने उनको दिया कुछ नहीं दिया, अपनी बात कर रहा है, मुझे तो कह रहा है कुछ नहीं दिया। अब देखें वही है, इट मूव्स अस नॉट, इट से मुराद यहाँ वर्ड है, दुनिया की बात कर रहा है, कह रहा है दुनिया ने मूव अस नॉट, हमें को मुतासर नहीं किया, दुनिया हमें जो दुनिया है वर्ल्ड है, इट कैन नॉट इम्पैक्ट ऑन अस, ये हम पे असर नहीं डाल सकी। अगर मैं नेचर के करीब होता तो मे बी मुझे कुछ फ़ायदा होता, लेकिन मैं नेचर से दूर हो गया हूँ, तो दुनिया ने, उसने बेटा लफ्ज़ लगाया अस, हमारे ऊपर जनरल बात कर दी ना उसने, दुनिया हमें मुतासर नहीं कर सकी। ग्रेट गॉड, ओ ए खुदा, ग्रेट कहते हैं अल्लाह अकबर को, अलमाइटी अल्लाह को, ग्रेट अलमाइटी अल्लाह की बात कर रहा है। आई वुड रादर बी पेगन, ये इसके साथ जोड़े, आई से लेके पेगन सक्ड इन द क्रीड आउट वॉर, यहाँ तक एक सेंटेंस है ये। चूँकि ये पोइट्री है, उसने काफिया रीफ को सेट करना होता था, राइमिंग स्कीम बनानी होती है, लिहाजा वर्ड को तोड़ के आगे पीछे कर सकता है, ऐसा ही किया उसने। आई वुड रादर बी पेगन, काश मैं पेगन होता। पेगन कहते हैं द पर्सन हु डिड नॉट बिलीव इन सिंगल गॉड, जो एक खुदा पे ईमान नहीं रखता, हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, कई खुदाओं पे जिसका यकीन होता है, कई खुदाओं को मानता है। और आपको ये पता है कि ग्रीक मैथोलॉजी में कई गॉड्स होते हैं, हर गॉड का एक काम होता है, लेकिन उनके ग्रीक मैथोलॉजी में आपको पता है 3 तरह की मखलूक दिखाई गई है, 3 तरह की क्रिएशन दिखाई गई है। एक जो है वो गॉड्स हैं, गॉड एक नहीं होता, उनके बच्चे भी होते हैं, शादियां भी होती हैं, बीवियां भी होती हैं, गुस्से भी होते हैं, खुशियां भी होती हैं, ये इनके गॉड होते हैं। उनका एक चीफ गॉड होता है जो ग्रीक में है वो ज़्यूस है जैसे। अब दूसरी जो मखलूक है वो जिन होते हैं,
तीसरी जो है वो इंसान होते हैं। 3 तरह की मखलूक है उनके यहाँ। इसी की बात कर रहा है, कह रहा है कि पेगन मुझे जो ज़्यादा खुदाओं को मानता हो। देखें, खुदा नज़र नहीं आता लेकिन ज़्यादा खुदा नज़र आते हैं। मैंने कहा ना, उनके गॉड जो थे, उनकी शादियाँ, उनकी बीवी, उनके बच्चे सब नज़र आते थे, और जो चीज़ फिज़िकल नज़र आती है वो ज़्यादा इम्पेक्ट डालती है हम पे। यही वजह है ना कि जो गुनाहगार हैं या जो लोग बहुत करप्ट हैं, वो बचने के लिए, गुनाहों से निकलने के लिए सारे ढूंढते हैं। खुदा तो नज़र नहीं आता, फिर वो दरगाहों पे या ऐसे ढोंगी फ़कीरों पीरों से फंस जाते हैं कि उधर उधर अपना माल लटाते हैं। यही बात होती कि फ़िज़िकल चीज़ नज़र आ रही उनको, जो कह रहा है कि तुम बख्शे गए। इसी तरह की बातें कुछ यहाँ कर रहा है। कह रहा है मैं पेगन बन जाऊँ, यानी मैं भी काफिर बन जाऊँ, मैं भी मुशरिक बन जाऊँ। क्या करूँ? सक्ड, सक बेटे कहते हैं बच्चा जब माँ का दूध पीता है, दैट इज़ कॉल्ड सक, यानी परवरिश पाना, जवान होना। कहता है काश मैं भी पेगन होता और मैं परवरिश पाता इन क्रीड, ऐसे अकीदे में जो आउट वॉर्म, जो पुराना हो चुका है। ऐसा अकीदा, ऐसा बिलीव, ऐसा ईमान, ऐसा दीन या ऐसा मज़हब जो बहुत पुराना हो चुका है। पुराने से मराद यहाँ वो कह रहा है ग्रीक मैथोलॉजी की बात कर रहा है, आगे आ भी रही है। वो कह रहा है मैं काश उस पर बिलीव करता, वो गॉड मेरे सामने होते, मैं उनको अपना मसला बताता। आपने एक और प्ले था, एक सफोक्लीस का एक प्ले था, इडिपस रेक्स। उसमें जब उनके मुल्क पे जो है ना मसला आता है, उनके मुल्क पे जो है वो परेशानियों का दौर आता है, तो जो बादशाह होता है वो अपने ब्रदर इन लॉ को भेजता है गॉड के पास कि पूछ के आओ हमारे मुल्क में ये परेशानियां क्यों हैं। फिर वो बताता है, आगे पूरी स्टोरी है। तो आप उनसे मिल सकते हैं, अपने भगवान से बात कर सकते हैं, मसला हल करा सकते हैं। यही वजह है जो एक खुदा को मानने वाले हैं वो जल्दी में काफिर या मुशरिक जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि इस तरह खुदा तो नज़र नहीं आता जिस तरह वो नज़र आते हैं। तो यहाँ भी ये बात हो रही है। उसने कहा था काश मैं पैगन बन जाता, यानी मेरे सामने मेरे जो थे वो गॉड होते, मेरे सामने मेरे पीर होते, क्यों कह लें, मेरे सामने दरगाह होती, मेरे सामने कोई फिज़िकल बंदा होता जो जादूगर होता, तवीज़ धागा करता, जादू टूना करता। ये सामने होगा तो ज़्यादा इम्पेक्ट डालता है बंदे पे। अब ये कह रहा है सक्ड इन द, कहता मैं जो थी वो ऐसा चीज़ पे ईमान लाऊं जो बड़ा पुराना मज़हब हो चुका हो। आउट वॉर्न कहते हैं पुराना अकीदा, क्रीड कहते हैं मज़हब को, अकीदे को। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, फिर जब मैं उस अकीदे पे चला जाऊंगा तो फिर कहता है मैं जंगलों में फिरूंगा, फिर मैं पहाड़ों पे फिरूंगा, फिर मैं सब्ज़ाज़ारों में फिरूंगा, चूँकि पहाड़ों पे रहते हैं इनके जो जिसे कहते हैं ओलंपिस माउंटेन है जिसके ऊपर सारे गॉड रहते हैं, भगवान रहते हैं। कहता है मैं उनसे मिलूंगा तो ज़ाहिर है मैं नेचर के करीब हो जाऊंगा, मैं उनके भी करीब हो जाऊंगा। यहाँ ये बात आ रही है, ओ सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस, कहता है मैं खड़ा हूँगा प्लेजेंट ली, प्लेजेंट नहीं कहते हैं सब्जा, ली कहते हैं सब्जाजार। ली का मतलब होता है पास्चर, ली का मतलब होता है सब्जा, ली का मतलब होता है मीडो, ली का मतलब होता है एक ऐसा ग्रॉसी प्लॉट, ग्रॉसी लॉन, ग्रॉसी स्लॉब्स, घास वाली पहाड़ी, घास वाली लॉन, घास वाला मैदान, उसको कह रहे हैं ली। प्लेजेंट कहते हैं खुशगवार, बहुत अच्छा, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि ये ब्यूटी ऑफ नेचर की बात कर रहा है। कह रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता जब मैं सब्ज़ाज़ारों में खड़ा होता, और क्या करता मैं, हैव ग्लिम्प्स दैट वुड मेक मी लेस फॉर लॉन। कहता फिर मैं देखता, क्या देखता, देखिए सब्ज़ाज़ारों को खड़े होकर सब्ज़े को देखना, दरख्तों को देखना, बर्ड्स को देखना, उनकी चिरपिंग देखना, इससे क्या होता, कहता इससे लेस फॉर लॉन, लेस कहते हैं कम हो जाती, फॉर लॉन कहते हैं मेरी परेशानियाँ, मेरे परेशानियाँ कम हो जाती। जब मैं नेचर के पास जाता तो मेरी परेशानियाँ कम हो जाती। लेस भी एडजेक्टिव है, लिटिल का, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो लेस, फॉर लॉन कहते हैं वरीज, परेशानियाँ। पीछे आ जाए अब, ग्लिम्स कहते हैं एक नज़र में देखना, एक झलक में देखना, मुसलसल नहीं देखना, ग्लिम्स देखना ही होता है। जिस तरह पानी के बाहर एक मछली जंप करके बाहर निकलती है समंदर से, आप देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो पानी में चली जाती है, दिस इज़ कॉल्ड ग्लिम्स। कहते हैं मैं देखता उनको एक एक नज़र सारों को देखता, मैं सब्ज़ाज़ारों को देखता खड़ा होकर सब्ज़ाज़ारों में, प्लेजेंट में। फिर कहता है हैव ग्लिम्प्स दैट वुड मेक मी, मेरी उससे परेशानियाँ कम हो जाती। फिर उसने आखिर में दो इतनी खूबसूरत बातें की हैं ना पेगन के हवाले से ही, चूँकि मैंने बताया ना कि एक से ज़्यादा खुदा को मानना पेगन कहलाता है।
उसने कहा था कि हैव साइट ऑफ प्रोटियस। प्रोटियस कहते हैं गॉड ऑफ सी, समुंदर का देवता, समुंदर का देवता जो समुंदर के पानी पे कंट्रोल करता है। अब कहता है साइट होता है नज़र, नज़ारा, कहता है मैं नज़ारा करता प्रोटियस का। प्रोटियस मैंने कहा ना गॉड है, पानी का देवता है। जिस तरह पानी के देवते को प्रोटियस कहते हैं, अंडरवर्ल्ड के गॉड को प्लूटो कहते हैं, इस तरह गॉड ऑफ ऑरिकल को अपोलो कहते हैं, इस तरह मॉर्फियस है जिसे कहते हैं गॉड ऑफ स्लीप, उसको मॉर्फियस कहते हैं। इसी तरह आपने एक प्रोमीथियस पढ़ा होगा। प्रोमीथियस एक लिरिकल ड्रामा है पीबी शैले का, उसमें बताया गया, मैंने आपको कहा था ना इनके तीन क्रिएशन होती हैं, इंसान है, जिन और भगवान है। तो वहाँ एक जिन का नाम था प्रोमीथियस। उसने एक आग जो है ना माउंट ओलंपिस से आग लाके इंसान को दे दी थी खाना बनाने के लिए। फिर उसको इनका जो चीफ गॉड है ज़्यूस, उसने इसको कैदी बना दिया था, जेल में डाल दिया था, और बाद में फिर वो आज़ाद हुआ। फिर उसके ऊपर एक ड्रामा बना, एक लिरिकल ड्रामा बना पीबी शैले का लिखा हुआ, कि उसका नाम था प्रोमीथियस अनबाउंड। जब प्रोमीथियस को खोला गया तो ये इनके जिन थे, अब ये इनके भगवान है। अब इनको देख सकते हैं, खुदा को आप देख नहीं सकते, यही मसला है ना। जब आप देखेंगे तो आपका ईमान ज़्यादा मजबूत होगा। देखें बेटे, एक माँ है ना जब बाज़ार जाती है ना, अपने छोटे बच्चे को साथ ले जाती है। 8-10 साल का बच्चा होता है, 12 साल का होता है। हालांकि 12 साल का या 10 साल का बच्चा कोई पहलवान नहीं होता, उसने जंग नहीं लड़ सकता, लेकिन माँ के लिए वो बड़े हौसला होता है कि मेरा बेटा मेरे साथ है। ये एक फ़िज़िकल चीज़ साथ हो ना, आपको हौसला होता है। यही वजह है ना कि जब जादू टूने लोग करवाते हैं तो एक वो कहते हैं फ़िज़िकल चीज़ साथ हमें दें, कोई तवीज़ दें, कोई खाने को मेडिसिन दें। खाली फूंक मारेंगे वो कहेंगे नहीं ये नहीं, कोई खाने को फ़िज़िकल चीज़ साथ हो तो उसका ज़्यादा हौसला होता है। यही बात वो कर रहा है, कह रहा है कि जब मैं देखूंगा प्रोटीसियस को राइजिंग फ्रॉम द सी, समुंदर से निकलता हुआ, क्योंकि समुंदर का देवता है, राइज होता है बाहर आना, निकलना। द सन इज़ राइजिंग, निकलना। एक अराइज होता है, वो होता है निकालना या उगाना। फार्मर खेत जो फसलें उगाते हैं वो राइजिंग होता है, ये राइजिंग उठना। कह रहा जब मैं देखूंगा समुंदर के अंदर से, जब प्रोटियस जो है ना वो अपना सर बाहर निकालेगा, मैं उसको देखूंगा। देखें समुंदर भी देखा गया, अपना देवता भी देखा गया, चूँकि साथ अल्लाह ऐसे तो नज़र नहीं आता। अब वो कहता है मैं उसको देखूंगा समुंदर से। फिर और कुछ कह रहा है, और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो हिज रीद्ड हॉर्न। देखें बेटा उसने और लगाया, और कंजंक्शन होता है, और लगता तब है या ये या वो, या के लिए आता है। कह रहा है या तो फिर प्रोटियस निकलेगा यानी कि समुंदर का देवता निकलेगा, या फिर ट्रिटन निकलेगा। ट्रिटन को जो तो होमर कहता था ये ओल्ड मैन ऑफ द सी है, सी का ओल्ड मैन है। और वैसे ये आपने समुद्री मखलूक के बारे में सुना होगा जो ऊपर से इंसानी शक्ल की, नीचे से मछली शक्ल की होती है, उसको भी ये कहते हैं, उसको भी मरमन कहते हैं, मैन प्लस फिश, वो भी ट्रिटन ही होता है। ओल्ड मैन कह लें, समुंदर का समुद्री बूढ़ा भी कहते हैं इसको। कहता है अगर वो जो प्रोटियस नहीं निकलेगा तो ट्रिटन निकलेगा, फिर मैं ट्रिटन को देख लूँगा। लेकिन ट्रिटन एक काम करता है बेटे, ट्रिटन जो है चूँकि वो भी समुद्री देवता है, वो भी पानी पे कंट्रोल करता है, उसके पास में एक हॉर्न होता है बजाने के लिए। हॉर्न के कई मतलब हैं, गाय या बैल के सींग को भी हॉर्न कहते हैं। हॉर्न बाजा होता है जो हॉर्न बजाना बस का, ट्रेन का, वो भी हॉर्न होता है। लेकिन हॉर्न का बाजा भी होता है, लेकिन यहाँ उसने साथ लगा दिया रीथड। रीड होता है मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ कई शक्ल में हो सकता है। मुड़ा हुआ जैसे सींग होता है ना गाय का, बैल का, उसको लोग बजाते हैं, वो उसको कहते हैं हॉर्न, और रीत मुड़ा हुआ सींग। लेकिन यहाँ मुराद है सिप्पी। सिप्पी के अंदर खोल होता है, सिप्पी के अंदर एक जीव होता है, एक जानदार होता है, और वो जानदार निकल जाता है, सिप्पी खोखली हो जाती है, खाली हो जाती है, उसको भी बजाया जाता है। वो यूं 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 रिंकल बने होते हैं, रिंकल्ड बने होते हैं, ट्विस्टेड होती है, उसी चीज़ को रीद कहा गया, मुड़ी हुई, ट्विस्टेड, रिंकल वाली। कह रहा है वो अपनी जो बाजा है वो बजा रहा होता, कह रहा मैं उसको देख लेता। फिर ब्लो होता है बजाना, ब्लो ब्ल्यू ब्लोन। कहता ट्रिटन जो था वो अपना बाजा बजा रहा होता, और मैंने आपको बताया था ये बाजा जो है ये लहरों को कंट्रोल करने के लिए एज अ सिंबल यूज़ किया गया है, क्योंकि वो सी का देवता था, सी की लहरों को उसने कंट्रोल करना ही करना था। अब ये बेटे इसके साथ ये पोइम ख़त्म होती है। मैं 2 रेफरेंस आपको देता चलूँ। ऐसी बात आपने एक पोइम पढ़ी थी लेयर,
इंटरमीडिएट में भी है और बीए में भी है वो, और WH डेविस ने लिखी थी। लेयर में वो ये कहता था कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि दरख्तों के नीचे खड़े होकर उनकी शाखें पकड़ें, परिंदों की चहचहाहट सुने, घास के ऊपर सब्ज़े के ऊपर ओस देखें। कहता हमारे पास टाइम ही नहीं है। फिर आपने एक और पढ़ा था लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ। कहता था चेरी का दरख्त है वो, उसमें बता रहा था A.E. हाउसमैन का लिखा हुआ इंटरमीडिएट का ये पोएम है। वो कह रहा था कि मेरी 70 ईयर एज है टोटल, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हर बंदे की उम्र 70 साल होती है। शायर जो था वो 20 ईयर का है। शायर कह रहा है मेरी 20 ईयर तो गुजर गया है, मुझे बड़ा दुख इसका। जो 50 ईयर बचे हैं ना, मैं जंगल जाया करूँगा, मैं चेरी के ट्री के पास जाया करूँगा, उसको खिला हुआ देखा करूँगा, अब मैं ये ज़ाया नहीं करूँगा। तो ये ब्यूटी ऑफ नेचर की थोड़ी सी ना एक्सप्लेन मैंने आपको किया है। अब इसका थीम देखें बेटे, मेरी कोशिश होती है कि इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि जानदार बनाया जाए, कंटेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, और जो राइटर की इंटेंशन क्या है, राइटर क्या चाहता है आपको पैगाम देना, वो आपको दिया जाए। खाली उर्दू तर्जमा कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं इसका। इसलिए मैं इसके वर्ड की एक्सप्लेनेशन देता हूँ साथ साथ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। अब देखो ना थीम इसका है, ये थीम नहीं, छोटी समरी भी एक तरह की है। जब आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे ना, तो ये आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। द पोएट इज़ अनॉयड विद द पीपल हु आर अवे फ्रॉम द नेचर। जो लोग नेचर से दूर है ना, शायर उनसे अनॉयड है, उनसे परेशान है, उनसे गुस्से होता है, उनके साथ गुस्से है कि तुम लोग नेचर से दूर क्यों हो। दे हैव एसोसिएटेड देमसेल्व्स विद द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड इग्नोर्ड देयर ओन ओरिजिन नेचर। कह रहा है उन्होंने अपने आप को मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी के साथ जोड़ लिया है और अपनी ओरिजिन यानी नेचर से वो दूर हो गए हैं। दूसरी बात यह है द पोएट डज डिज़ायर, अब उसने ख्वाहिश किया, डिज़ायर होता है ख्वाहिश करना, टू बी अ पेगन एंड कनेक्ट विद मैनी गॉड्स। राइटर जो है वो अनबिलीवर बनना चाहता है, वो बहुत से गॉड के साथ जुड़ना चाहता है, कनेक्शन रखना चाहता है आपके साथ, क्योंकि वो चाहता है कि ज़्यादा खुदाओं के साथ मिलके मैं नेचर के ज़्यादा करीब हो जाऊंगा, ये उसका ख्याल है। आई विल प्रोवाइड हिम प्लेयर एंड क्लोजनेस ऑफ नेचर। फिर कहता है ये जब मैं जुड़ जाऊंगा ना उन पेगन के साथ, फिर मैं समुंदर देखूंगा, फिर मैं पहाड़ देखूंगा, कह रहा है इससे मुझे प्लेयर मिलेगी एंड क्लोजनेस ऑफ नेचर, फिर मैं नेचर के और करीब हो जाऊंगा। तो वीर इसके साथ ही वीडियो ख़त्म होती। थैंक यू वेरी मच।